हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग सुपर डुपर अच्छे हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है अनब्रिडल्ड। देखो अनब्रिडल्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने घोड़े के ऊपर लगाम देखी है, तो जो लगाम होती है उसको बोलते हैं ब्रिडल। अब अगर किसी घोड़े की लगाम ना हो तो वो क्या हो गया? वो अनब्रिडल्ड हो गया। तो अनब्रिडल्ड का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये घोड़ा है, ये इसकी लगाम है, अगर ये ना हो मतलब घोड़ा अनकंट्रोल्ड हो गया। तो अनब्रिडल्ड का मीनिंग आप इस तरीके से याद कर सकते हो, लैकिंग इन कंट्रोल और रिस्ट्रेंट। मीन्स अनरिस्ट्रेंड होना, अनचेक्ड होना, अनकंस्ट्रेंड होना, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड को क्या बोलते हैं? अनब्रिडल्ड। कोई परेशानी? याद रहेगा हमेशा के लिए। एंटोनिम्स क्या हो गए भाई? कंट्रोल्ड है, रिस्ट्रेन्ड है, लिमिटेड है, मतलब एक तरीके से कंट्रोल्ड है, एक तरीके से एक सीमा में है, सीमित है। एग्जाम्पल जो अनब्रिडल्ड था, जो बिना रुका हुआ, जो अनकंट्रोल्ड परसूट। परसूट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के पीछे भागना। तो वो अनकंट्रोल्ड वे में इस तरीके से प्रॉफिट के पीछे भाग रहा था, पैसे के पीछे भाग रहा था, विदाउट कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को भी कंसिडर नहीं कर रहा था कि उसके कामों का कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट में। इसकी वजह से क्या हो सकता था? इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता था, पूरा पूरा एनवायरमेंट डैमेज हो सकता था। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव। अगला वर्ड है प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स किनको बोलते हैं? जो लोग किसी चीज को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल्स हु सपोर्ट और एडवोकेट फॉर अ पर्टिकुलर आइडिया, कॉज और पॉलिसी। तो किसी भी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोनेंट्स। ये एडवोकेट्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, चैंपियंस होते हैं, मतलब सपोर्ट करने वाले होते हैं। लोगों की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एंटोनिम्स ओपोनेंट्स, दुश्मन, क्रिटिक्स जो इवेलुएट करें, बुराइयां करें, डिट्रैक्टर्स जो एक तरीके से अपोज करें। तो जो सपोर्टर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जो खूब सारी अवेलेबल है। वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही सस्टेनेबल सोल्यूशन है। सस्टेनेबल भी जो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, हमारी एनर्जी की जरूरतों के लिए। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फॉर्मिडेबल कोई चीज जो डर पैदा करे, कोई चीज जिससे आप डरो, तो वो चीज क्या है? फॉर्मिडेबल है। इंटिमिडेटिंग, डॉन्टिंग, इम्पोजिंग मीन्स आपको डराने वाली, आप उससे डरो, इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स इनसिग्निफिकेंट है, मामूली सी है, ट्रिवियल है, मामूली सी है, अनइम्पोजिंग, ना डराने वाली। तो जो काम था दोबारा से उस पूरी जगह को बनाना, अर्थक्वेक के बाद, भूकंप के बाद, वो बहुत ही डराने वाला था, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम था। लेकिन कम्युनिटी जो है, सब लोग साथ में आए उससे डील करने के लिए। टैकल मीन्स डील करने के लिए। नुआंस्ड, इस पर डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई चीज़ नुआंस्ड होती है, इसका मतलब उसमें हल्के हल्के से डिफरेंसेस होते हैं, उसके हल्के हल्के से शेड्स होते हैं। इसका मतलब वो चीज़ कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, इंट्रिकेट होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय सटल डिफरेंसेस। सटल का मीनिंग क्या? हाँ जी, आ जाते हैं वापस। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा, बट क्लासेस चलती रहनी चाहिए। तो सिनोनिम्स का मीनिंग क्या हो गया? सटल, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स। पार्ट एंटोनिम्स क्या हो गया? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिक है, डायरेक्ट है, मतलब कोई भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं। तो ऑथर ने एक बहुत ही न्यूआंस्ड, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा, कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नेगेटिव टोन नहीं है, लेकिन इसकी इस बात को समझना, यहाँ पे ये पॉजिटिव टोन है। यहाँ पे न्यूआंस्ड एनालिसिस का मतलब क्या है? हर टॉपिक को समझाते हुए, हर चीज को बताते हुए, हर छोटे से छोटी सी बात को भी बताते हुए ऐसा एनालिसिस किया ग्लोबलाइजेशन के सोशल इम्पैक्ट्स का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कहते हैं पूरी दुनिया एक विलेज है, मतलब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। कंसिडरिंग, उसने दोनों ही चीजों को समझा, पॉजिटिव चीजों को भी लिया और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी, पहलुओं को भी लिया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर से एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है कास्केडिंग। कास्केड किसको बोलते हैं? कास्केड बोलते हैं वाटरफॉल को। तो कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज आगे बढ़ रही है, दैट मीन्स वो कास्केड कर रही है। ये कास्केड नाउन है। सॉरी।
और ये कास्केड क्या है? ये कास्केड आपका वर्ब है। प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग इन अ सीक्वेंस ऑफ। हाँ जी, आ जाते हैं वापस। तो कोई चीज प्रोग्रेस कर रही है, डेवलप कर रही है, सीक्वेंस ऑफ स्टेज वाइज फ्लो कर रही है, डिसेंड कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, अनफोल्ड हो रही है, सामने आ रही है। एंटोनिम्स: स्टैग्नेंट है, एक ही जगह रुकी हुई है। हॉल्टेड है, एक ही जगह रुकी हुई है। स्टेशनरी है, एक ही जगह रुकी हुई है। अच्छा, स्टेशनरी का एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आता है, इसको देख लेते हैं। दो शब्द होते हैं, एक होता है स्टेशनरी। आई होप आप मैनेज कर लोगे ना आज। तो हो सकता है बीच बीच में थोड़ी सी स्नीजिंग हो या थोड़ा सा आपको लगे कि मेरी कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन हो रही है, बट आई होप यू विल मैनेज। दूसरा वर्ड है स्टेशनरी। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। ये एक एडजेक्टिव होता है, मीन्स कोई चीज जो रुकी हुई है, हॉल्ट पे है ना, इन अ स्टेट ऑफ हॉल्ट। स्टेशनरी क्या होता है? ये एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? आपके जो पेन, पेंसिल, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, नोटबुक, स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, है ना, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। इसमें देखना, ये ERY होता है और ये ARY होता है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होता है। तो जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया एक कंट्री में, एक कंट्री नीचे की तरफ गई, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ा, इसका आगे बढ़ता हुआ इम्पैक्ट पड़ा आस पड़ोस के नेशंस में, जिसकी वजह से पूरे रीजन में ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, पूरा रीजन ही नीचे की तरफ चला गया। अच्छा, यहाँ पे कैस्केडिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखो, इफेक्ट नाउन है, तो यहाँ पे कैस्केडिंग क्या एडजेक्टिव है। क्यों ये एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि ये V1 + ING था। V1 + ING तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। अगला वर्ड प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स बहुत ही गहरा, डीप, जिसका बहुत ही गहरा मतलब हो, बहुत ही गहरी चीज हो। डीप, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, बहुत गहरा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स: सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से। ट्रिवियल, मामूली। शैलो, ऊपर ऊपर से, गहरा नहीं। शैलो मीन्स नॉट डीप। तो जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट कल्चरल एक्सचेंज पे, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सब लोग इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, इसका जो कल्चरल एक्सचेंज पे इम्पैक्ट है, ये हम लोग के कल्चर्स, लोग एक दूसरे के जान रहे हैं, ये बहुत गहरा है। ये एक तरीका दे रहा है जिस तरीके से सोसाइटी जो है समझ रही है और एम्ब्रेस मीन्स अपना रही है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता, मतलब अलग अलग तरह के लोग जब साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। मीनेस, मीनेस मीन्स खतरा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। अ थ्रेट और डेंजर। थ्रेट, डेंजर, पैरल पे डबल स्टैप मार्क कर लो, खतरा। एंटोनिम्स क्या हो गया? सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है। तो जो बढ़ता जा रहा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है पब्लिक हेल्थ के लिए। अच्छा, पोज जो वर्ड होता है एक नेगेटिव टोन में यूज होता है। पोज किसके लिए यूज करते हैं? कोई रिस्क है, कोई खतरा है, कोई भी चीज नेगेटिव है तो आप पोज यूज करते हो। पोज एक वर्ब की तरह यूज करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये नाउन हो गया। लेवरेज, इसको नाउन की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। लेवरेज मीन्स किसी चीज का फायदा उठाना, किसी चीज का बेनिफिट लेना। तो किसी चीज को अगर आप यूज कर रहे हो उसके मैक्सिमम एडवांटेज तक आप लेवरेज कर रहे हो। यूटिलाइज करना, एक्सप्लॉइट करना, कैपिटलाइज ऑन करना मीन्स उसका फायदा उठाना। एंटोनिम्स: अंडर यूटिलाइज। अच्छा, अंडर यूटिलाइज मत कर देना, अंडर यूटिलाइज ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब का मीनिंग वर्ब ही होता है। तो यूटिलाइज ना कर पाना, डिसरिगार्ड कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। तो कंपनी जो है फायदा उठाती है सोशल मीडिया का अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और कस्टमर से बातचीत करने के लिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार्ट मार्क कर सकते हो। डिटर, रोकना किसी को, अगर कोई किसी को डिटर कर रहा है मीन्स रोक रहा है। डिस्करेज कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है उसको कुछ करने से। डिस्करेज, डिसुएड, हिंडर, इनहिबिट, रोकना। एंटोनिम्स क्या होगा? एनकरेज करना, मोटिवेट करना, स्पर करना, प्रोपेल करना, स्टिम्युलेट करना। एक सिनोनिम इसमें लिख सकते हैं स्टिमी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, STYMIE।
मीन्स रोकने की कोशिश करना, थ्रॉटल करना, रोकने की कोशिश करना, कंटेन करना, रोकने की कोशिश करना, चेक करना, रोकने की कोशिश करना। तो जो पुलिस का प्रेजेंस है, अगर पुलिस प्रेजेंस दिखता है तो इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज रुक जाती हैं शहरों में। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। परकशन, लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। परकशन का मीनिंग क्या होता है, आप किसी चीज को हिट करते हो, किसी चीज से आपने एक चीज को दूसरी चीज से मारा, मीन्स क्या है, तो वो जो मारने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं परकशन। द स्ट्राइकिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अनदर विद सम फोर्स, इम्पैक्ट, कोलिजन, स्ट्राइकिंग, हिटिंग, टकरा जाना। एंटोनिम्स, स्टिलनेस, एक ही जगह रुके रहना, शांति बनी रहना। तो जो साउंड है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपस में आवाज कर रहे हैं टकरा के, ये पूरे के पूरे कॉन्सर्ट हॉल में बजी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान। एरे मीन्स बहुत सारे, तो एरे का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारी चीजें जब एक साथ होती है उसको एरे बोलते हैं, एन एरे ऑफ। अ लार्ज और इम्प्रेसिव कलेक्शन और डिस्प्ले ऑफ समथिंग, बहुत बड़ा कलेक्शन। रेंज, असॉर्टमेंट, सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें एक साथ। एंटोनिम्स, फ्यू, स्कैरसिटी, लैक, बहुत कम है। तो जो आर्ट गैलरी है वो बोस्ट करती है, मीन्स दिखाती है एक बहुत बड़ा सारा कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स अलग अलग टाइम की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये शब्द आपका नाउन हो गया। कुछ फ्रेजेस देखते हैं। अंडरस्कोर द मीट का, अंडरस्कोर का मीनिंग क्या होता है, हाईलाइट करना। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की नीड को अंडरस्कोर कर रही है मतलब हाईलाइट कर रही है, उस पर जोर डाल रही है। पेव द वे मीन्स रास्ता बना देना। तो अगर आपने किसी चीज़ का रास्ता बना दिया, इसका मतलब क्या है, आपने एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया उस चीज़ को होने के लिए। प्रिपेयर द ग्राउंड और मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव फ्रेजेस हैं। कुछ फ्रेजेस और देख लेते हैं भाई। लिफ्ट आउट ऑफ, अगर आप किसी को लिफ्ट आउट ऑफ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गरीबी से लिफ्ट आउट ऑफ कर रहे हो, मतलब उसको बाहर निकाल रहे हो एक छोटी स्टेट से बड़ी स्टेट पे, मीन्स एक खराब सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन में लेके जा रहे हो। लेड टू, किसी चीज में रिजल्ट होना। एसोसिएटेड विद, कनेक्ट होना। रन इनटू, एक सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना। रन इनटू का मीनिंग एक और होता है, आप अचानक से किसी से मिल जाओ। टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, उसको भी क्या बोलते हैं, रन इनटू। बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है ये वाली फ्रेजल वर्ब, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आप उससे मिल लिए। गिव राइज टू, किसी चीज को क्रिएट करना। एट इट्स कोर, कोर का मीनिंग क्या होता है, मेन, तो मेन पार्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है, ये भी इडियम्स नहीं है, फ्रेजेस ही है। रिपल इफेक्ट क्या होता है, रिपल इफेक्ट होता है, ये पानी है, आपने पत्थर यहां मारा, पत्थर तो यहां फेंका, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको सब जगह देखने को मिला, दूर दूर तक देखने को मिला, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट। तो रिपल इफेक्ट का मतलब क्या है, जिस जगह कोई एक्सीडेंट हुआ उस जगह के बाहर इम्पैक्ट का जाना, दैट इज रिपल इफेक्ट। स्प्रेडिंग एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और एक्शन। समझ आई वोकैबुलरी सभी को। अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल्स पे, दोनों ही आर्टिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला आर्टिकल हम रीड करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम स्किम करेंगे। रीडिंग के लिए आपको 1 मिनट पर पैराग्राफ देना है, स्किमिंग आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से करनी होती है, तो उसके लिए आप 30 सेकेंड्स पर पैराग्राफ देंगे। इवेल्युएटिंग द वायबिलिटी, वायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी, ये कितना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का एक और शब्द होता है प्रैग्मेटिक, कितना सही है, क्या चीज लाना है इंडिया में, प्रैग्मेटिक। क्या चीज लाना है इंडिया में, ड्राइवरलेस कार्स लाना, कि जो गाड़ियां बिना ड्राइवर के चले। तो क्या ये बात प्रैक्टिकल है, आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकल है इंडिया में ऐसी गाड़ियां चला पाएंगे जहां पे ड्राइवर ना हो, ड्राइवरलेस गाड़ियां हो, ऑटोमेटिक रोबोट वाली गाड़ियां हो। वही पढ़ने जा रहे हैं। चल पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। टू रीड इट एवरीवन, सभी के पास 1 मिनट का टाइम। हाँ जी, चल
देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर, जो सवाल है कि क्या ड्राइवरलेस गाड़ियां परमिट करनी चाहिए, परमिट मीन्स अलाउ करनी चाहिए इंडियन रोड्स पे, ये एक मल्टीफेसेटेड इशू है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। दैट डिमांड्स, जो क्या डिमांड करता है, थॉरो मीन्स बहुत ही डिटेल, बहुत ही गहराइयों में। एग्जामिनेशन मीन्स जांच, स्क्रूटनी, इवैल्यूएशन, जांच, इसकी बहुत गहराइयों में जांच करनी पड़ेगी। प्रोपोनेंट्स जो है, प्रोपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है, जो सपोर्टर्स हैं, जो इस बात पे भरोसा करते हैं। ऑफ ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट, मतलब जिसमें व्हीकल, जिसमें ड्राइवर ना हो, जो व्हीकल अपने आप चले। व्हीकल टेक्नोलॉजी, तो जो इस टेक्नोलॉजी के सपोर्टर्स हैं वो इस बात पे आर्ग्यूमेंट देते हैं, कहते हैं दैट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दें तो ये बहुत ही बड़ा वादा, इमेंस मीन्स ह्यूज, ये बहुत बड़ा वादा है किस चीज को में बदलाव लाने के लिए, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव लाने के लिए। दे एम्फेसाइज, ये जोर डालते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स केपेबल, जो जो फायदे हो सकते हैं, जैसे कि हाइटन, हाइटन मीन्स बढ़ी हुई, रोड सेफ्टी बढ़ सकती है, रैश ड्राइविंग नहीं होगी। रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, कंजेशन मीन्स ट्रैफिक की भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, और बढ़ जाएगी एक्सेसिबिलिटी उन इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब वो इंडिविजुअल्स भी अब गाड़ी को यूज कर पाएंगे जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं आती। मोर ओवर, इसके अलावा जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं अगर हम अपना लें, एम्ब्रेसिंग मीन्स अपनाना, अगर अपना लिया जाए ड्राइवरलेस गाड़ियों को तो ये कैटलाइज करेगा, कैटलाइज मीन्स आगे की तरफ पुश करेगा, मोटिवेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमी बढ़ेगी बाय स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग मीन्स फिर से बढ़ाना, इससे क्या बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा और जॉब क्रिएशन, जॉब भी बढ़ेंगे इस तरह की इंडस्ट्रीज में, मतलब इस तरह की गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएशन भी होगा। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, फायदे दिए हुए हैं कि अगर ड्राइवरलेस गाड़ियां आती हैं तो क्या क्या फायदे होंगे। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए ग्रामर देखते हैं। एक मुझे इसका सब्जेक्ट बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आर्ग्यू वर्ब का सब्जेक्ट कौन है ये बता दो, होल्ड्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, रिड्यूस्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, हाइटेंड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इंक्रीज्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, कुड कैटलाइज का सब्जेक्ट बता दो, रिलेटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। इतने सारे सवाल, चलो आंसर देंगे। मैम देखो ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, क्वेश्चन। ये भी देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आर्ग्यू का सब्जेक्ट कौन है, प्रोपोनेंट्स। होल्ड्स का सब्जेक्ट कौन है, इम्प्लीमेंटेशन। हाइटेंड रोड सेफ्टी नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। ट्रैफिक कंजेशन नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। एक्सेसिबिलिटी नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। इंडस्ट्रीज नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। चारों के चारों एडजेक्टिव्स हैं। अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे इनको ध्यान से तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ये चारों के चारों आपके पास्ट पार्टिसिपल। कुड कैटलाइज, इसका सब्जेक्ट कौन है, गाड़ियां करेंगी नहीं, ड्राइवरलेस गाड़ियां करेंगी नहीं, ड्राइवरलेस गाड़ियों को अगर हम अपनाएंगे तो बढ़ेगा, तो इस कुड कैटलाइज का सब्जेक्ट कौन है, एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग मीन्स अपनाना। समझ आई ग्रामर सभी को। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, मतलब बहुत बड़े बड़े, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस। लूम लार्ज मीन्स बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मंडरा रहे हैं। लूम का मतलब क्या होता है, मंडराना, तो लूम लार्ज मीन्स बहुत ज्यादा मंडरा रहे हैं।
इंडिया का जो यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का जो बिल्कुल ही अलग हटके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड्स हैं, रेलवेज हैं, जिस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ब्रिजेस हैं, कैरेक्टराइज बाय, जो जिनका कैरेक्टराइज बाय मतलब जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ वाले, एंड ऑफन कियोटिक मीन्स डिसऑर्डर्ड, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो, इस तरीके के रोडवेज हैं, सड़कें हैं। प्रेजेंट्स, ये सामने रखती है फॉर्मेडेबल मीन्स बहुत ही खतरनाक, तो एक बहुत ही खतरनाक, थ्रेटनिंग कह सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स मीन्स रुकावटें, हिंड्रेंसेस कह सकते हैं, कोई बहुत ही खतरनाक रुकावटें सामने रखती हैं। टू दी सेफ, किस चीज के लिए, कि सही तरीके से डिप्लॉयमेंट मीन्स इस्तेमाल हो जाए, तैनात हो जाए, यूज में हो जाए, कि हम सेफ तरीके से इन ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट व्हीकल्स को, ड्राइवरलेस गाड़ियों को यूज करें। उसके लिए बहुत बड़ा खतरा क्या है, इंडिया की सड़कें। इंश्योरिंग दैट, इस बात को मेक श्योर करना, इस बात की गारंटी लेना कि ड्राइवरलेस गाड़ियां जो हैं वो नेविगेट कर सकें, वो मूव कर सकें, वो आगे बढ़ निकल सकें। इंडिया की डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह की और अनप्रडिक्टेबल, ना समझ में आने वाली, ना आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप एक तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते ट्रैफिक कंडीशंस को, कि कहाँ ट्रैफिक होगा, कैसे कौन ड्राइव करेगा, क्या हो रहा होगा, इफेक्टिवली रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत अच्छी से ज़रूरत होगी कि हम सब्सटैंशियल मीन्स बहुत ज़्यादा, अच्छा खासा टेक्नोलॉजी को रिफाइन करें, उसको और अच्छा बनाएं, तभी हम उनको यूज़ कर पाएंगे। फर्दर मोर, इसके अलावा दी एब्सेंस ऑफ की कमी है हमारे यहाँ, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स कंप्लीट, तो हमारे यहाँ ऐसे कंप्लीट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं, हमारे ऐसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं है जो गवर्न करेंगे, जो इन ऑटोनॉमस व्हीकल को, इन इंडिपेंडेंट व्हीकल के ऑपरेशन को गवर्न करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सामने एक चैलेंज है, किसकी वजह से, कि लायबिलिटी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, किसकी उसको जिम्मेदार माना जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट होता है, या अगर कोई ड्राइवरलेस गाड़ी खराब काम करती है। तो अगर ड्राइवरलेस गाड़ी यूज़ कर लिया आपने, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, या उस ड्राइवरलेस गाड़ी ने अच्छे से ड्राइव नहीं किया, कुछ रैश ड्राइविंग करी, कुछ भी, तो जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा कोई लॉ, रूल, रेगुलेशन भी इंडिया में नहीं है। तो इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना क्लियर गाइडलाइंस को, उनको क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को, ये ज़रूरी है इन चिंताओं को कम करने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बताया गया, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया था क्या क्या फायदे हैं, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में बताया गया क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया की रोड्स ऐसी नहीं है, इंडिया के लोग ऐसे नहीं है, इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे नहीं है, इंडिया के ट्रैफिक प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ट्रैफिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो भाई ये गाड़ियों को चलाना इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? इन नेविगेटिंग दीज कॉम्प्लेक्सिटीज, इन कॉम्प्लेक्सिटीज से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही कॉशियस मीन्स एक बहुत ही केयरफुल और एक बहुत ही डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही सोच समझ के एक ऐसी अप्रोच लानी पड़ेगी जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस पैरामाउंट में सुप्रीम इंपॉर्टेंस, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेंगे, उन्हें बैलेंस करना होगा कि जो फायदे हैं, जो पोटेंशियल मीन्स हो सकते हैं, जो फायदे हो सकते हैं ड्राइवरलेस गाड़ियों के, साथ के साथ उनको बैलेंस करना पड़ेगा कि ज़रूरत है कि हम एड्रेस करें, सॉल्व करें जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो रेगुलेटरी गैप्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है उनको, और इसका जो सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पड़ेगा, जो हमारी सोसाइटी पे और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्प्लीकेशन मीन्स इम्पैक्ट पड़ेगा। बाई फोस्टरिंग मीन्स सपोर्टिंग ग्रोइंग, अगर हम कोलैबोरेशन अच्छा करें, मिलजुल के काम करें, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और पब्लिक, तो इस सब से इंडिया जो है हार्नेस कर सकता है, मीन्स इस्तेमाल कर सकता है जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है, जो बदलाव लाने की क्या कह सकते हैं, बदलाव लाने की जो पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? बदलाव लाने की, मुझे हिंदी वर्ड क्यों नहीं याद आ रहा पोटेंशियल का, आप लोगों को याद आ रहा है?
जो कैपेसिटी है, इंग्लिश वर्ड तो कैपेसिटी है, हिंदी वर्ड आप लोग मुझे बताओगे, बड़ा प्यारा वर्ड होता है पोटेंशियल का हिंदी वर्ड। तो बदलाव लाने की जो कैपेसिटी है इन ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी की, कि ड्राइवरलेस गाड़ियों की, और साथ के साथ किस चीज़ को हमें मेक श्योर करना है, बचा के चलना है कि सेफ्टी बनी रहे, लोगों की प्राइवेसी बनी रहे और सोसाइटी की वेलबींग बनी रहे, हेल्थ बनी रहे। तो इन सबको बैलेंस करने की ज़रूरत है और सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन क्या हो गया, पढ़ेंगे सभी लोग। तो इन कंक्लूजन तो फाइनली क्या हो गया, जो डिबेट है कि ड्राइवरलेस गाड़ियों को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हाईलाइट करता है किस चीज़ के ऊपर जोर डालता है, ये जोर डालता है कि भाई ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट जांच की और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की। ये जो प्रोस्पेक्ट मीन्स चांसेस, तो चांसेस हैं कि ड्राइवरलेस गाड़ियां इंडिया में आ जाएं, ये बहुत ही बड़ा एक वादा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। लेकिन बहुत सोचना समझना पड़ेगा कि इसका टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन के क्या फैक्टर्स हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, इन सब का सोचना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम एक बहुत ही स्मूथ वे में और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में इनको इन्वॉल्व इंटीग्रेट कर सकें, ऐड कर सकें हमारी सोसाइटी में। अगर हम बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से, डिलीजेंट मीन्स बहुत एफर्ट्स लगा के अटेंशन देंगे इन सारी चीज़ों को, तो इंडिया जो अपने आप को आगे रख सकता है ग्लोबल लीडर की तरह, इंडिया अपने आप को बहुत आगे रखेगा अपनाने में और लागू करने में इन ड्राइवरलेस गाड़ियों को, इस टेक्नोलॉजी को। और ये एक रास्ता देगा एक बहुत ही सेफ, एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही इंक्लूसिव, मतलब सब लोग जिसमें इन्वॉल्व हो जाएं एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? तो ओवरऑल आर्टिकल क्या बताया कि ड्राइवरलेस गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन अभी हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, तो उस सिस्टम में हमें बदलाव लाने की ज़रूरत। तो ये समरी एक बार सभी लोग रीड कर लेंगे। टोन कैसी थी? ऑब्जेक्टिव थी। ऑब्जेक्टिव टोन तब होती है जब ऑथर कोई अपना ओपिनियन नहीं देते, ऑथर एक तरीके से दोनों जो लोग कह रहे हैं उनका ओपिनियन दे रहे हैं, जो लोग जो रिक्वायरमेंट्स है वो बता रहे हैं। सब्जेक्टिव टोन होती है जहाँ पे ऑथर अपना ओपिनियन भी देते हैं, और ऑब्जेक्टिव टोन में जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा प्रेजेंट कर दिया। इन्फॉर्मेटिव तो है। और कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव का मीनिंग क्या होता है? जिस टॉपिक पे सोचने की जरूरत है, उस तरह के टोन को बोलते हैं कंटेम्पलेटिव। अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। अभी हमने रीडिंग की, अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से करना। तो ई लर्निंग का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन के ऊपर? स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। 30 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास। आप लोग ना वीडियो को पॉज करके स्किमिंग करेंगे, ठीक है? आज मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो पॉज करेंगे और स्किम करेंगे। रिसेंट ईयर्स में जो एजुकेशन का लैंडस्केप है बहुत बड़ा चेंज आया उसमें ई लर्निंग के आने से। ये जो अप्रोच है जिसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन देने के लिए और बच्चों और टीचर्स के बीच में बातचीत करवाने के लिए, और कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है फिर भी पढ़ाई हो जाती है। ये बहुत सारे कोर्सेज देते हैं, इसमें एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। हर एज का, हर बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ सकता है। एक फ़ायदा होता है फ्लेक्सिबल होता है ये बहुत ज़्यादा, क्लासरूम सेटिंग की तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है इंडिविजुअल्स अपनी स्पीड पे पढ़ पाते हैं, अपने स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ पाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं। जब जब उनको पढ़ना है, जिस हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ पाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ई लर्निंग का यही है। नेक्स्ट पैराग्राफ पॉज करके आप स्किम करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत फ़ायदेमंद होती है प्रोफेशनल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी होते हैं, जो क्लासेस को जाके अटेंड नहीं कर पाते। साथ ही साथ ई लर्निंग की वजह से बच्चे जो है कोर्स मटेरियल कहीं भी रह के एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम्यूट मीन्स ट्रैवल करके कहीं जाना नहीं पड़ता। साथ ही साथ इसमें फिर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे वीडियोस आ जाती हैं, पूरा पूरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स बनाए जा सकते हैं, क्विजेस हो सकते हैं। इससे एंगेजमेंट बढ़ जाता है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। ये जो टूल्स हैं अलग अलग लर्निंग स्टाइल को भी केटर करते हैं, उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ़ायदे बताए गए हैं कि ई लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं।
लेकिन अब फायदे बता दे, तो जब तक ऐसे कंप्लीट हो तब तक नुकसान ना बताओ, क्योंकि आपको तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताते होते हैं। प्रोज मीन्स फायदे, कॉन्स मीन्स नुकसान। तो अब कुछ नुकसान बता देते हैं भाई। इतने सारे फायदों के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस भी है। पहला चैलेंज ये कि हर किसी के पास टेक्नोलॉजी है या नहीं, हर किसी के पास इंटरनेट है या नहीं, पर्टिकुलरली उन कम्युनिटीज में जहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी गई नहीं है। दूसरी बात, कुछ बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं, मोटिवेशन नहीं होता, उनको लगता है टीचर सामने नहीं है तो पढ़ाई नहीं करते वो लोग। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि भाई ट्रेडिशनल क्लास हो रही होगी तो रोज के रोज टीचर आएगा तो जाना पड़ेगा क्लास में। अभी क्या होता है, 2 दिन क्लास करते हैं, 3 दिन गायब हो जाते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, फिर 3 दिन गायब हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, फिर भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, नई नई डिज़ाइंस में। ई लर्निंग के पास पावर है कि वो एजुकेशन के एक्सेस को बहुत बड़ा चेंज उसमें ले आएगी, पूरा का पूरा तरीका चेंज कर देगी जिस तरीके से हम सीखते हैं चीज़ों को और सिखाते हैं 21वीं सेंचुरी में। समझ आए सभी को दोनों आर्टिकल्स? एक ऐसे है, एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है कि जनरेशन गैप के इफेक्ट्स क्या होते हैं, पढ़ने में भी मजा आएगा आपको। ठीक है, एक लेटर है, इसको भी आप रीड कर लेंगे। मैच द कॉलम्स, आंसर बताइए। आई वांट दिस टाइम कि आप सभी के आंसर्स ठीक होने चाहिए, पांचों के पांचों, क्योंकि ये वर्ड्स हमने बहुत बहुत बार पढ़ लिए अब तक। मिटिगेट, कम करना, पैरामाउंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मल्टीफेसेटेड, बहुत सारे पहलू होना। कैटलाइज, किसी चीज़ को एक्सेलरेट करना, बढ़ावा देना। इंटीग्रेशन, किसी चीज़ को कंबाइन कर देना। BDAEC, स्कोर्स एवरीवन। 9 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। एवरीवन हैज टू राइट इट। कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए जिसने कमेंट में ना लिखा हो मीनिंग। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इनमें से एक बच्चे को हमारी टीम की तरफ से उसके घर पे एक बुक भी भिजवाई जाएगी। कल उस बच्चे का नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा, बट मेक श्योर कि सभी लोग लिखें मीनिंग्स। ठीक है, परफेक्शन 2.0 आपका 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इंतजार खत्म हो गया है ऑलमोस्ट सभी का। तो 2.0 को हम स्टार्ट करेंगे 21 फेब से। बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सभी लोग पहली क्लास में ज़रूर आए परफेक्शन 2.0 की, और बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, परफेक्शन पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आप कोड लगाओगे NB30, आप सभी को 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव एक्सेस पे। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको यस ऑफिसर पे जाना होगा। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी, एक्सक्लूसिव को सिलेक्ट करना होगा। एक्सक्लूसिव में आपको पूरी इंग्लिश मिलेगी, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। ग्रामर ग्रंथ बैच मिलेगा, परफेक्शन के सारे बैचेस मिलेंगे, मतलब 12 महीने तक, 24 महीने तक जितने भी बैचेस आएंगे आपको सारे के सारे मिलेंगे। 24 महीने वाला आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। कोड आप लगाओगे निमिषा, इससे आपको वैसे नॉर्मली 10% का डिस्काउंट मिलता है, बट अभी 3 दिन, आज कौन सी तारीख है आपकी, आज के हिसाब से लगा लो 3 डेज, आज से लेकर 3 दिन पूरे तक आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा NB30 कोड लगाने से। 60,000 से ज़्यादा बच्चे परफेक्शन में पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप 3 महीने लगातार आ गए परफेक्शन में तो आपकी इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बट मेक श्योर कि सभी लोग रेगुलरली ज़रूर आए। ठीक है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारे बैंकिंग एग्जाम्स के। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको सारे के सारे मिलेंगे। इसमें कोड लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। @मैम निमिषा या @निमिषा मैम, दोनों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो। आपको सारी PDF, सारी मैगजीन्स, सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone.